क्या निएंडरथल मानव के जीन्स के कारण भारत और बांग्लादेश के लोगों में कोरोना का मृत्यु कारक फैलाव हो रहा है? साइंस की प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर के इस शोध का खंडन किया बीएचयू के वैज्ञानिकों ने। अपने शोध पत्र के माध्यम से बीएचयू हैदराबाद, बांग्लादेश और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न स्विट्जरलैंड के 11 वैज्ञानिकों की टीम ने किया खंडन। आइए इस विषय पर विस्तार से जानकारी लेते हैं जीनोम वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे से। नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम बैठे हुए हैं बीएचयू के जाने माने जीनोम वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के पास। आज का विषय जो हमारा है वो ये है कि नेचर पत्रिका, जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में जो बड़े बड़े शोध होते हैं वो उसमें प्रकाशित होते हैं। कुछ दिनों पहले नेचर पत्रिका ने एक शोध प्रकाशित किया जिसमें यह कहा गया कि जो निएंडरथल मानव थे उसके जीन्स के जो लक्षण हैं या उसके जो जीन्स के कुछ तत्व हैं वो आज के आधुनिक मानवों में पाए जा रहे हैं और उसी के कारण से कोरोना इतना फैटल हो जा रहा है। फैटल का मतलब ऐसा कर दे रहा है कोरोना आज के मनुष्य के शरीर पर कि वो बीमार हो जा रहा है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है या उसकी मृत्यु भी हो जा रही है। ये शोध इस तरीके से किया गया कि यूरोप में जो बांग्लादेश के लोग जाके रह रहे हैं वहां पर मृत्यु का दर देखा गया तो अंग्रेजों से दुगनी तादाद में बांग्लादेश के जो लोग वहां रहते थे उनकी मृत्यु हुई। और इस आधार पर जो डेटा कलेक्ट किया गया उसके आधार पर यह शोध निकला। जब यह बात फैली तो वाराणसी के बीएचयू में कार्यरत जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस पर शोध किया और ये शोध करने के पश्चात जो नेचर पत्रिका का ये प्रकाशन निकला है उसका खंडन करने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार जीनोम साइंटिस्ट प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, फिर से काशी हलचल में मैं आके बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपके सवालों का भी जवाब देने को तैयार हूँ। ज्ञानेश्वर जी, ये नेचर पत्रिका ने जो कहा, जो मैंने अभी ब्रीफ किया जनता को कि निएंडरथल जो मानव था उसके जो जीन्स थे वो कहीं ना कहीं कोरोना को प्रसारित करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं आज के मानवों में, और ये प्रयोग बांग्लादेश और भारत के आबादी के ऊपर लेकर किया गया। क्या कहना चाहेंगे? जी, जब ये रिसर्च आया पिछले साल 2020 में सितंबर में तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि तब तक कोरोना ऑलरेडी भारत में पीक पर था और उसमें ये दिखाया गया था कि लगभग 50% जो साउथ एशियन लोग हैं, दक्षिण एशियाई लोग, उन लोगों में कोरोना की ससेप्टिबिलिटी, मतलब कोरोना होने की, हॉस्पिटल जाने की और उनके मरने की सारी संभावनाएं वो यूरोपियन से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा है। जबकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यूरोपियन की जो है, अगर 10 लाख पॉपुलेशन देखें तो 10 लाख में 2000 से ज़्यादा यूरोपियन की मृत्यु हुई है। जबकि भारत या बांग्लादेश में देखें तो 70 से 90 के आसपास लोगों की 10 लाख पॉपुलेशन में मृत्यु हुई। तो ये साफ साफ दिखाता है। अब आप जो 70 और कहाँ 2000, इस बीच का जो 2x 3x का डिफरेंस नहीं है, ये कई मल्टीपल x का डिफरेंस हो गया। तो इस डिफरेंस को हम इस स्टडी के साथ नहीं जो है जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां थी जिसके वजह से इस तरीके का रिजल्ट आया। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस डेटा को लिया। उसके अलावा ACE2 जीन, जो आप लोगों को पता है कि जो एज ए गेटवे काम करता है, जो कोरोना वायरस के शरीर में एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन पे एक हेप्लोटाइप है, एक म्यूटेशन है जो कि कोरोना वायरस के प्रसार को आदमी के अंदर रोकता है। वो हमारे यहाँ 60% लोगों में है और यूरोप के 20% लोगों में है। तो एक तरीके से जो हमारा रिजल्ट और उनका रिजल्ट एकदम से कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। लेकिन वो बता रहे कि साउथ एशियन को ज़्यादा दिक्कत होगा, हम बता रहे हैं कि जो है यूरोपियंस को ज़्यादा दिक्कत होगा। तो हमने दोनों डेटा को उठा के एक ही तराजू में तौल दिया और फिर हमने देखा कि जो वो वाला जीन था, जिस जीन के वजह से साउथ एशियन लोगों को दिक्कतें दिखाई दे रही थी, वो खाली यूरोपियन में फंक्शनल है। यूरोपियन लोगों में उसके वजह से तो डेथ हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इंडिया में इसके साथ कोई कोरिलेशन, हम लोगों को इंडिया या बांग्लादेश में कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। जबकि ये वाला जीन जो है जिसको हम लोग डिस्कवर किए थे, जो ACE2 जीन पे पाया जाता है, जो एज ए गेटवे काम करता है, वो परफेक्टली जो है इसके मैच करता है कि जैसे महाराष्ट्र में सबसे कम है 30%, तो महाराष्ट्र में आप हमेशा देखेंगे पहला वेव हो या दूसरा वेव हो, लगातार केसेस सबसे ज़्यादा आए हैं। फिर आप नॉर्थ ईस्ट में जब भी देखेंगे वहाँ हमेशा पहला वेव या दूसरा वेव हमेशा केसेस
महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत कम आए हैं। तो 30% और 80% का जो डिफरेंस है वो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो है जेनेटिक म्यूटेशन इसके लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो निएंडरथल से आया है वो समहाउ इंडिया में कोई बड़ा मेजर, या बांग्लादेश में कोई बड़ा मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा है और कोई कोरिलेशन उसके साथ हमको नहीं मिल रहा है। तो फिर हमने सोचा कि भाई बांग्लादेशी लोग जो बांग्लादेश वाले रह रहे थे यूके में, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हमने देखा कि एक सिंगल स्मॉलर ग्रुप, जैसे आप बहुत बड़ा बांग्लादेश है उसमें से एक छोटे ग्रुप को आप ले जा करके यूके में बैठा दीजिए, तो वो ग्रुप आपस में मैरिजेस करेगा। अब उनका जो जीनोम स्ट्रक्चर होगा धीरे धीरे चेंज होगा और फिर वो लोकल के साथ भी मैरिजेस करेंगे, उनका फूड हैबिट बदलेगा, उनका रहन सहन बहुत सारी, और उनका एनवायरनमेंट भी बदल गया। तो ये सारी चीजें शायद एक बहुत बड़ा फैक्टर थी जिसके वजह से जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन पे ज़्यादा असर हुआ। लेकिन जो बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, और बांग्लादेश की अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें, उनके ऊपर तो बहुत ही कम असर पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि जो निएंडरथल से आया हुआ डीएनए है उसको ये वाला जो जीन है वो कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट को मास्क कर रहा है। दर्शकों, हम आपको बता दें जो निएंडरथल मानव की बात हो रही है वो प्राचीन काल के मानव थे जो अब नहीं मिलते हैं, और वो 40,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर थे और उसके पश्चात किसी कारणवश वो प्रजाति समाप्त हो गए। और आज प्रेजेंट में जो मानव की प्रजाति हम देखते हैं उसको होमो सैपियंस कहा जाता है। ज्ञानेश्वर जी, इस शोध में आपके साथ और कौन कौन लोग शामिल हुए? जी, इस शोध में मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स थे, प्रज्वल, अंशिका और रुद्र लोग थे, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ के आईएमएस के लोग हैं, प्रोफेसर रोयाना सिंह, डॉक्टर अभिषेक पाठक, ये लोग थे। तो बीएचयू की टीम के अलावा जो हमारी एक मेन टीम थी वो सीसीएमबी हैदराबाद CSIR का इंस्टीट्यूट है, वहाँ प्रोफेसर थंगराज थे। फिर हमारे एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं जो बर्न यूनिवर्सिटी स्विट्ज़रलैंड के हैं, प्रोफेसर जॉर्ज वांड्रिम, वो भी थे। तो ये ऐसा करके हम लोगों की 12-15 लोगों की, और इवन बांग्लादेश की भी एक टीम थी, प्रोफेसर नूरुन नाहर गाजी सुल्ताना, जो वहाँ वीमेन हैं लेकिन वहाँ बहुत ही सशक्त साइंटिस्ट हैं। तो उनके साथ भी हम लोगों का कोलैबोरेशन था इस काम के लिए, और सारे लोगों ने मिल करके जब स्टडी को कंप्लीट किया तो एक खुशी थी कि हम लोग ये एक छोटे से देश के हो रहे हैं, मतलब एक विकसित देश के, विकासशील देश के होते हुए हम लोगों ने इतने बड़े रिसर्च पेपर को एक तरीके से ये पाया कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो कि हमारे ग्राउंड जीरो पे भी करेक्ट था। तो कहीं ना कहीं ये उस लेख का खंडन है जिसमें कहा गया था कि इसका प्रभाव यूरोप के डेटा को देखकर वो प्रभाव बताया गया। जी हाँ, वो ज़्यादा यूरोपियन और खाली बांग्लादेशी जो यूके में रह रहे थे। तो जो उसकी ग्राउंड टेस्टिंग थी वो हम लोगों ने अपने काम में की, ग्राउंड के लोगों के साथ उसको मैच किया, और फिर हमने देखा कि एकदम इसका कोई भी कोरिलेशन मैच ही नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से वो जो रिसर्च है वो यूरोपियन पे तो लागू हो सकता है, पर इंडियंस पे या बांग्लादेशी पे लागू नहीं हो सकता है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि जो साइंटिफिक टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, जैसे क्रोमोसोम की बात हो रही है, डीएनए की बात हो रही है, क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र का मतलब ही है कि उस क्रोमोसोम के ऊपर ऐसी छोटी छोटी इकाइयां पाई जाती हैं जिनको जीन्स कहा जाता है। एक गुण एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी में जब ट्रांसफर होता है तो वो जीन्स के माध्यम से ही ट्रांसफर होता है। हर गुण का जीन्स होता है। जैसे कोई लंबा होगा तो हो सकता है उसका पुत्र भी लंबा हो, अगर किसी के दादाजी काले हो तो हो सकता है कि उनका पोता काला हो। ये सारे गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। हम जानना चाहेंगे ज्ञानेश्वर जी, अगर जैसे जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं तो एक नए बच्चे का जन्म होता है। बांग्लादेश और भारत की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के कुछ लोग गए जाके यूरोप में रहे, तो क्या स्पर्म्स, जिसको हम वीर्य कहते हैं, स्पर्म्स और ओवा के जो मिलन है वो उसका जो एटमॉस्फेयर है उसका असर उन पे होता है क्या, जीन स्ट्रक्चर चेंज करने में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक हमारे यहाँ कहावत भी कही जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन अभी चल रहा है कि जो हमारा खान पान है वो हमारे अगली पीढ़ी को जनरली कंट्रोल करता है। मतलब हमारे स्पर्म के थ्रू हमारी अगली पीढ़ी जो है उसके थ्रू समहाउ बहुत ज़्यादा या तो उनको डिजीज़ होगा या डिजीज़ नहीं होगा। तो जबकि ये लैमार्किज्म है, लैमार्क की थियरी है कि आप जो गुड एक्वायर करते हैं वो अगले जनरेशन में जाता है, और जबकि डार्विन बोलते हैं जो हमारे जीन्स में होता है वही जाता है। लेकिन ये अभी एक जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कशन है कि कहीं ना कहीं जो खान पान है पुरुष का या स्त्री का वो बड़ा मैटर कर रहा है अगली जनरेशन के लिए। जी,
तो दर्शकों, हम प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी के पास बैठे हैं। इनसे विज्ञान के विषय में जब बातें करते हैं तो बहुत ज्ञान हमको मिलता है। कोविड का समय चल रहा है, कोरोना महामारी पर लगातार प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं और प्रयास में हैं कि शीघ्र ही इस महामारी से जल्दी निजात मिल सके। कोविड-19 का जिस तरह से अब ये दूसरा लहर समाप्ति पर है, ज्ञानेश्वर जी, एक बार फिर से एक मन में जो शंका उठ रही है, जैसे कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि तीसरी लहर यूरोप में शायद आ गई है, यूपी में भी और भारत में भी कुछ जगहों पर देखा गया कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। क्या ये लगता है, जीनोम साइंटिस्ट के रूप में आप बताएं, कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चों पर ही प्रभाव करेगी, ऐसा लगता है? जी देखिए, जहाँ तक तीसरी लहर की बात है तो हमने पिछली लहर और अभी की लहर को अगर हम एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं एक लंबा गैप हो रहा है। वो लंबा गैप इसलिए हो रहा है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी जो है वो इम्यून हो जाती है, तो एक वॉल क्रिएट हो जाता है। वायरस कहीं जाता नहीं है, यहीं रहता है, कुछ लोगों को इन्फेक्ट करता है, म्यूटेट होता रहता है, फिर से कोई नया वेरिएंट वो चाहता है। भाई नेचुरल सिलेक्शन सबके ऊपर है, हम भी बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वो भी बेहतर बनने का कोशिश करता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस केस में अगर हम तीसरे वेव की बात करें तो एक लंबा गैप हमको फिर मिलेगा, कम से कम 4 से 5 महीने का गैप हमको मिलेगा इस बार पीक आने के बाद। और फिर उस गैप के बाद हो सकता है कि तीसरी वेव आए, लेकिन वो तीसरी वेव आने के लिए, जैसे कि अगर हम इजराइल का डेटा लें तो इजराइल में जो है, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वहाँ भी बच्चे अभी तक इम्यूनाइज नहीं हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने देखा कि अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर दे रहे हैं तो उसके वजह से बच्चों में जो संक्रमण था वो 20 टाइम्स रिड्यूस हो गया, क्योंकि बच्चों के चारों तरफ ऑलरेडी एक घेरा हो गया और वो घेरा उनको बचा रहा है वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए। तो अब, और वैसे भी इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो बच्चों के लिए भी वैक्सीन है उसका भी 3rd स्टेज में जो है टेस्टिंग चल रही है, तो वो भी वैक्सीन भी आ जाएंगी। लेकिन हमको ये बात मान के चलना है कि 3rd वेव पक्का आएगी। 3rd वेव तो आनी है, क्योंकि इतना हो नहीं सकता कि हम सारे के सारे पॉपुलेशन को, भारत बहुत बड़ा देश है, इवन साउथ एशिया के अदर कंट्रीज भी बहुत बड़ी हैं, सबको इम्यूनाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतने 6 महीने के टाइम पीरियड में। तो अगर सब लोग इम्यूनाइज नहीं होंगे तो वो लोग जो इम्यूनाइज हुए हैं और वो लोग जो एक बार संक्रमित हुए हैं, वो लोग एक तरीके से उनका एंटीबॉडी का लेवल घट जाएगा, वो कैरियर का काम करेंगे। वो लोग बहुत कम चांस होगा कि इन्फेक्ट होने के बाद वो लोग या तो हॉस्पिटल जाएं या तो उनकी डेथ हो। लेकिन वो लोग उन लोगों को जिनको ना ही वो इन्फेक्ट हुए हैं, ना ही वैक्सीनेट हुआ है, उनके लिए एक थ्रेट का काम करेंगे और उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा खतरा रहेगा। तो इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चे होंगे वो अगली वेव में ज़्यादा संक्रमित होंगे। लेकिन बच्चों का जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जैसे हम पैदा होते हैं, धूल मिट्टी में खेलते हैं, वहाँ बहुत सारे वायरसेस होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, 1-2 दिन बुखार आता है। और हम बच्चों में, अगर हम बच्चों का अभी भी हमारा ग्रुप स्टडी कर रहा है, उसमें देखें तो अगर हम लगभग 30 फैमिलीज को हमने स्टडी किया जहाँ सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ और बच्चों को सबसे कम जो है संक्रमण हुआ, 1 दिन का बुखार आया मैक्सिमम, कुछ को कुछ आया भी नहीं और वो लोग ठीक हो गए। लेकिन क्योंकि वायरस भी अपना परिवर्तन कर रहा है, बदल रहा है रूप, तो ये हम नहीं कह सकते कि अगला जो है वो बच्चों को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा या हल्के से प्रभावित करेगा। लेकिन ये मान के चलना है कि हमको सतर्कता बरतते रहनी है और हम लोगों को वायरस सर्विलांस जो है, वायरस सर्विलांस, सीरो सर्विलांस और सीवर सर्विलांस, ये तीनों कंटिन्यूअसली भारत के हॉटस्पॉट रीजन पे करना है। जैसे बनारस में हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ 2-4 ग्रुप्स और हो जाएं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में करें, तो मुझे लगता है कि हम सारे लोग मिल करके कैसे, जैसे भूकंप आने के पहले की भविष्यवाणी वाली बात होती है कि जैसे ही ये कोरोना अपना सर उठाना शुरू करेगा तीसरे वेव के लिए, हम लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। और जो जितनी मौतें हुई इस बार, आपने देखा कि सारे लोगों का कोई ना कोई रिश्तेदार या घर का आदमी जो है उसकी डेथ हुई है, तो उस तरीके की सिचुएशन आने से हम रोक सकते हैं। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। तो दर्शकों, आज हम ज्ञानेश्वर चौबे जी के पास आए थे, जो विषय था नेचर पत्रिका, जो विश्व की जानी मानी पत्रिका है जिसमें विज्ञान के बड़े बड़े शोध निकलते हैं। उस शोध में जो बांग्लादेश और भारत के लोगों के बारे में कहा गया था कि उनके अंदर निएंडरथल जो मानव है उसके जीन्स के कारण कोरोना का ज़्यादा प्रसार हो रहा है और उनकी मृत्यु हो रही है, उसका खंडन बीएचयू और उनके साथ तमाम उनके सहयोगी जो संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर शोध किया और इस निष्कर्ष पर निकले कि जो
शोध निकला है नेचर पत्रिका में वो कहीं से सही नहीं है, क्योंकि भारत में अगर मृत्यु दर देखा जाए या बांग्लादेश में मृत्यु दर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है। तो इस तरह के शोध करने के लिए बीएचयू के सारे वैज्ञानिकों को, इनकी पूरी टीम को काशी हलचल बधाई देता है, और ज्ञानेश्वर जी को खासकर हम विशेष बधाई देते हैं जिनके माध्यम से हम आप तक विज्ञान और कोरोना से जुड़ी जानकारियां पहुंचा पाते हैं। नमस्कार।